ये अब हमारा प्रैक्टिकल है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, इसे OGTT भी कह देते हैं। ठीक है, इसके अंदर नाम से बता रहे हैं कि हम ना मुंह से ओरली हम ना ग्लूकोज देंगे, या हो सकता है हम इंट्रावेनसली भी देते हैं। ठीक है, और उसके बाद बॉडी के अंदर ना उस ग्लूकोज को रेगुलेट करने की कितनी एबिलिटी है ना, इसको हम ग्लूकोज टॉलरेंस कह देते हैं। तो इसी को हमने टेस्ट करना होगा। अगर तो क्या है कि बॉडी जो है वो जिस तरह डायबिटीज़ वगैरह हो गई है, तो उसके अंदर अब इंसुलिन वगैरह नहीं काम कर पा रही, तो वो सही से नहीं कर पाएगा, तो उसकी टॉलरेंस जो होगी ग्लूकोज की वो कम हो जाएगी। तो OGTT टेस्ट जो है वो आपके पास ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास ये ज़्यादा हो जाएगा। देखते हैं आगे आगे हम किस तरह। उसने कहा है कि अब हम ग्लूकोज देनी है ना, तो एडल्ट्स में तो हम ना बॉडी वेट के मुताबिक 1 ग्राम पर 1 kg, जिस तरह अगर 70 kg का पर्सन है ना, तो हम उसे 70 ग्राम्स ग्लूकोज दे देंगे। ठीक है, उस फिर हम उसका ना रिस्पॉन्स चेक करेंगे बॉडी का। उसके बाद उन्होंने कहा अगर बच्चे होंगे तो हम ना 1.75 ग्राम पर 1 kg देंगे। जिस तरह अगर 10 kg का बच्चा है तो उसको हम 17.5 ग्राम्स ग्लूकोज देंगे टू चेक द ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस। उसके बाद उन्होंने कहा है कि इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ये हम करते हैं। तो उसने कहा है कि आपके पास ना सब क्लिनिकल, यानी अब भी हमारे पास ना वो ना स्टार्ट में ग्लूको डायबिटीज़ मेलाइटस हुआ है, उस डायबिटीज़ मेलाइटस को ना ये डिटरमाइन रिवील करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये आपको बताता है कि ना इट डिटरमाइंस द डिग्री एंड ड्यूरेशन ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया आफ्टर ओरल और इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्लूकोज। जब हम इंट्रावेनसली या ओरली देते हैं तो आपके पास डिग्री कितना हाइपरग्लाइसीमिया हुआ है और कितनी देर तक रहा है हाइपरग्लाइसीमिया, वो सारा यही बताता है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। अब उसने कहा है इंक्रीज्ड ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कौन कौन सी कंडीशन में आता है। डायबिटीज़ हो जाए तो आ सकता है। इसके अलावा ना आपको पता है टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है ना, वो हाइपरथायराइडिज्म में भी होती है, हाइपर एड्रेनलिज्म में भी होती है, जो कि कुशिंग्स डिजीज़ होती है, और इसके अलावा कुशिंग सिंड्रोम होता है, या फिर हाइपर पिट्यूटरिज्म में भी होती है। ठीक है, इन तीनों में होती है। तो इन तीनों से आपके पास डायबिटीज़ टाइप 2 हो जाती है, तो उसमें ना इंक्रीज ना ओरल ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट हो जाता है। एडिसन्स डिजीज़ में आपके पास आपको पता है कि ना ये नहीं, डायबिटीज़ टाइप 2 नहीं होगी, तो इसमें आपको डिक्रीज्ड ओरल ग्लूकोज टेस्ट हो जाएगा। मेल एब्जॉर्प्शन में भी यही हो जाएगा। और इंसुलिनोमा, अगर इंसुलिन ज़्यादा बनने लग जाए तो आपके पास वो ग्लूकोज को और भी ज़्यादा मेटाबोलाइज कर देगी, तो उसकी ग्लूकोज टॉलरेंस और भी बढ़ जाएगी, तो OGTT कम हो जाएगा। और उसने कहा इसकी कंडीशंस लिखी हुई इंडिकेशंस, यानी आपको इंडिकेशंस का मतलब होता है यानी ऐसी क्या सूरत हाल थी जिसकी वजह से आपको ये टेस्ट करना पड़ा, तो उसने मांगी है वो इंडिकेशंस। तो इंडिकेशंस क्या, अगर ना बच्चे वो गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस है। गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस ये होता है कि आपके पास ना 24 से 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान ना डायबिटीज़ मेलाइटस यानी ना ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा होने लग जाए ना, तो आपके पास ना इसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस कह देते हैं। और अगले 5 से 10 सालों के अंदर ना ऐसी जो फीमेल्स होती हैं ना, उनको वैसे भी डायबिटीज़ मेलाइटस हो ही जाता है। तो ये गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस होगा तो उसमें OGTT करेंगे। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज अगर नॉर्मल जो आपको पता है 110 तक का होता है ना, 60 से 110, अगर 110 से 125 के दरमियान होगा तो ये आप करेंगे। या फिर अगर रैंडम जो है वो 140 से 199 के दरमियान में होगा ना, ये इससे भी ज़्यादा होगा तो करेंगे। इसके अलावा अगर परसिस्टेंट हाइपरग्लाइसीमिया रह रहा हो तो करेंगे। आपको पता है डायबिटीज़ मेलाइटस में ना न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी होने लग जाती है। अगर ये होने लग जाएगी तो भी हम यही चेक करेंगे। तो ये वही सारी वो कंडीशन होगी। अगर उसने कहा है कि पेशेंट को अब हमने प्रिपेयर करना है इस टेस्ट के लिए, तो क्या करेंगे। सबसे पहले तो उसने कहा है कि आप इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हॉस्पिटल लेकर आएँ, एम्बुलेंस में भी कर सकते हैं, या फिर ना हॉस्पिटल के अलावा घर पर भी कर सकते हैं ये टेस्ट। वो बस पता हो कि ना वो बंदा जो है उसको कोई फ़ीवर ना हो या कोई एक्यूट इलनेस ना हो। ठीक है, तो फ़ीवर फ्री होना चाहिए, एक्यूट इलनेस फ्री होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास वो कार्बोहाइड्रेट डाइट जो है ना, उसके ऊपर 3 दिन पहले से ही उसको एडवाइस कर दो कि आपने हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेनी है, ताकि ग्लूकोज उसके ब्लड में थोड़ा ज़्यादा हो जाए ना। तो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट जो होगी तो इतना तकरीबन 150 ग्राम के करीब वो ना 3 दिन से ले रहा हो। उसके बाद जो ड्रग्स आपके पास ना इसके अंदर अभी हम वो ड्रग्स पढ़ेंगे जो कि इंटरफेयर करती हैं GIT के अंदर ना इसके ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को। तो उन्होंने कहा इस टेस्ट के साथ जो ड्रग्स इंटरफेयर कर रही होती हैं ना, उनको इतना पहले ही 3 दिन पहले ही रोक देना है। फास्टिंग स्टेट के अंदर उसको 10 से 12 घंटे रखना है। उस बंदे को कहना है कि चाय कॉफ़ी या स्मोकिंग वगैरह नहीं करनी है।
पेशेंट को चुपचाप बैठना है फिज़िकली और मेंटली रेस्ट में। अब कौन सी ड्रग्स हैं जो कि जीआईटी के अंदर ना इंटरफेयर करती हैं, तो ये वही वाली सारी ड्रग्स हैं जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं। एस्पिरिन आप सबको पता है, एस्पिरिन। डायूरेटिक्स आपको पता है कि ना यूरिन को ना, यानी आपके पास कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर आपको ना, जिस तरह बीपी हाई हो गया बहुत ज़्यादा, तो आपको अब ना ब्लड वॉल्यूम बॉडी का काम करना है, डायूरेटिक्स दे देंगे। आपका यूरिन में ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी का वॉल्यूम जो होगा ना फ्लूइड्स का वो कम होगा, तो बीपी कम हो जाएगा, तो डायूरेटिक्स हो सकती हैं, वो भी ना इंटरफेयर करती हैं। हाँ, उसके अलावा आपके पास सैलिसाइलेट्स ये एस्पिरिन वगैरह को ही कहते हैं। थायाजाइड भी डायूरेटिक्स की टाइप है। इसके अलावा वो ड्रग्स जो कि हाइपोग्लाइसीमिया करती हैं। अब हाइपोग्लाइसीमिया कौन सी ड्रग्स करती हैं, जैसे सल्फोनामाइड्स हो गई, ठीक है। अब ये सल्फोनामाइड्स किस तरह करती हैं आपको पता है। सल्फोनामाइड्स जो हैं ये चलें आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके अलावा स्टीरॉइड्स जो हैं वो भी आपके पास इंटरफेयर करती हैं। तो ये सारी ड्रग्स हो गई। नॉर्मल रिस्पॉन्स जो है OGTT के अंदर वो आगे टेबल दिया हुआ है, उसके अंदर एक बहुत लंबा सवाल है, ये नहीं आता होता। उसके बाद उसने कहा कितनी रीडिंग्स हमने लेनी होती हैं, 5 रीडिंग्स लेनी होती हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रीनल ग्लाइकोज यूरिया की टाइप्स के वो सॉरी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं। तो आपको पता है कि ना प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल से ग्लूकोज ने एब्जॉर्ब करना होता है, तो या तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल का कोई डिसफंक्शनिंग हो जाएगी, या फिर वहीं पे आपको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल के अंदर ही जो सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट का चैनल था ना, वो जो को ट्रांसपोर्टर था, वो अगर डिफेक्टिव हो गया तो आपके पास ना ग्लूकोज जो है वो यूरिन के अंदर एक्सक्रीट होने लग जाएगा। तो उसके अलावा क्या है कि ना, अब हमने पहले पढ़ा था ना कि इंक्रीज रिस्पॉन्स ऑफ द OGTT और डिक्रीज रिस्पॉन्स है। तो जो इंक्रीज रिस्पॉन्स होता है ना उसको हम ना कह देते हैं लैग टाइप, और जो डिक्रीज रिस्पॉन्स होता है ना उसे हम फ्लैट टाइप कहते हैं। तो आपको पता है कि ना इंक्रीज रिस्पॉन्स के अंदर आपके पास वो हाइपरथायराइडिज्म आ गया था, वो यहाँ पे वही है। इसके अलावा उन्होंने कहा अगर ना ब्लड ग्लूकोज लेवल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और ना इंसुलिन अपना काम नहीं कर पा रही है, ठीक है, तो इस वजह से भी आपके पास लैग टाइप ऑफ रिस्पॉन्स आ सकता है। या ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाए और उसके बाद गैस्ट्रिक एम्पटिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाए, तो भी लैग टाइप ऑफ रिस्पॉन्स आ जाता है। फ्लैट टाइप ऑफ रिस्पॉन्स वही जो 3 हमने पढ़ी थी, वहाँ पे हमने पढ़ी थी एडिसन्स डिजीज़, मेल एब्जॉर्प्शन साथ में, और ना यहाँ पे एक उसके अंदर ना जो वहाँ पे थी इंसुलिनोमा की जगह यहाँ पे हाइपोपिट्यूटरिज्म हो जाएगी। ठीक हो गया। इसके अलावा ना यहाँ तक ही हमारे पास ये वाला पूरा का पूरा ओरल ग्लूकोज टेस्ट था। थैंक यू।